गुड मॉर्निंग बच्चों, आई एम प्रीति। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, खुशहाल होंगे, मस्त होंगे और मन लगा के पढ़ते होंगे। पिछले क्लास में हम आप लोगों को पढ़ाए थे मोहनजोदड़ो के बारे में, कालीबंगन के बारे में पढ़ाए थे, राखी गढ़ी के बारे में पढ़ाए थे। बहुत सारा कुछ हम हड़प्पा सभ्यता के बारे में आप लोग को पढ़ा चुके हैं पिछले क्लास में। तो अब आगे देखिए, हम आपको हड़प्पा सभ्यता में कौन कौन से साइट है उसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले है कि सूतकांगेडोर। क्या है? सूतकांगेडोर। सूतकांगेडोर वेस्टर्न मोस्ट साइट ऑफ IVC। क्या कहता है? सूतकांगेडोर जो है मोस्ट साइट यानी कि इम्पोर्टेंट साइट है किसका? IVC मतलब होता है इंडस वैली सिविलाइजेशन, लोकेटेड इन पाकिस्तान, जो कि कहाँ है? वो पाकिस्तान में है। यहाँ से हमें क्या मिला है साक्ष्य? देखिए, यहाँ से मिला है बेंगल्स ऑफ क्ले। क्या मिला है? बेंगल्स ऑफ क्ले हैव बीन फाउंड हियर। यहाँ से हमें क्या मिला है? बेंगल्स ऑफ क्ले। तो आइए समझते हैं। सूतकांगेडोर सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थल है। कौन सा स्थल है? वेस्टर्न साइट। कौन सा साइट है? पश्चिमी साइट, वेस्टर्न साइट, जो कि पाकिस्तान में स्थित है। कहाँ स्थित है ये? पाकिस्तान में स्थित है। यहाँ से मिट्टी की चूड़ियाँ पाई गई है। किसकी चूड़ियाँ पाई गई है? मिट्टी की चूड़ियाँ। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं बालू के बारे में। किसके बारे में? बालू। बालू हरियाणा। बालू कहाँ है? हरियाणा में है। वेरियस प्लांट रिमेन्स हैव बीन फाउंड। यहाँ पे बहुत सारे पौधे, विभिन्न पौधे मिले हैं। वेरियस प्लांट। अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ गार्लिक। सबसे पुराना साक्ष्य जो मिला है वो गार्लिक यानी कि लहसुन का साक्ष्य मिला है। देखिए, कहता है यहाँ पे बालू हरियाणा से क्या कहता है? बालू हरियाणा से विभिन्न पौधे के अवशेष प्राप्त हुए हैं। क्या बताए कि बालू जो है सो हरियाणा में है और हरियाणा से हमें ढेर सारे पौधे के साक्ष्य मिले, अवशेष मिले हैं, जिसमें लहसुन का सबसे पहला साक्ष्य मिला है। उस समय में लहसुन का सबसे पहला साक्ष्य कहाँ मिला था? हमें बालू से। और बालू कहाँ है? तो वो हरियाणा में है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे दायमाबाद। किसके बारे में पढ़ेंगे? दायमाबाद। दायमाबाद कहाँ है? दायमाबाद महाराष्ट्र, सदर्न मोस्ट साइट ऑफ IVC। क्या कहता है? दायमाबाद कहाँ है? तो महाराष्ट्र में है। वह सिंधु घाटी की सबसे सदर्न है साइट है, यानी कि सदर्न यानी कि दक्षिणी स्थल है। यहाँ से में ब्रॉन्ज स्कल्पचर इंक्लूडिंग अ ब्रॉन्ज चैरियट। क्या मिल रहा है? ब्रॉन्ज का चैरियट मिल रहा है। हैड बीन डिस्कवर्ड हियर। ब्रॉन्ज का जो है रथ, चैरियट मीन्स होता है रथ, रथ जो है सो मिला है, ब्रॉन्ज का है। तो दायमाबाद के बारे में क्या कहता है? दायमाबाद महाराष्ट्र। दायमाबाद कहाँ है? महाराष्ट्र में। दायमाबाद महाराष्ट्र में है। सिंधु घाटी सभ्यता IVC का सबसे दक्षिणी स्थल है। जो IVC का क्या है? सबसे वेस्टर्न पार्ट है, सॉरी सबसे सदर्न पार्ट है, यानी कि सबसे दक्षिणी स्थल है। यहाँ कांस्य मूर्तियाँ, यहाँ से हमें क्या मिली है? कांसे की मूर्ति, जिसमें एक कांस्य का रथ भी शामिल है, जिसमें हमें यहाँ से एक कांस्य का रथ भी मिला है। क्या मिला है? कांस्य का मूर्ति और कांस्य का रथ मिला है। कहाँ से मिला है? तो दायमाबाद से। और वो किस चीज का है? तो ब्रॉन्ज का है। और दायमाबाद कहाँ स्थित है? तो दायमाबाद
महाराष्ट्र में स्थित है। अब आगे पढ़ते हैं हम, क्या जानते हैं, आगे जानते हैं हम। अब किसके बारे में जानेंगे हम? केरला नौधोड़ो। किसके बारे में जानेंगे? केरला नौधोड़ो। केरला नौधोड़ो गुजरात में है। कहाँ है? केरला नौधोड़ो गुजरात में है। साल्ट प्रोडक्शन सेंटर ड्यूरिंग आईवीसी। क्या कहता है? साल्ट प्रोडक्शन। यहाँ से हमें नमक का साक्ष्य मिला है। यह नमक का क्या था? केंद्र था। जो यहाँ देखिए बता रहा है, केरला नौधोड़ो गुजरात में स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान नमक उत्पाद का केंद्र था। क्या था? सिंधु घाटी सभ्यता का जब केंद्र जो था, उसके दौरान वहाँ पे नमक को बनाया जाता था। वहाँ का प्रमुख वो क्या था? केंद्र था, सेंटर था। अब हम पढ़ते हैं कोटवाला के बारे में। किसके बारे में? कोटवाला। कोटवाला पाकिस्तान। कोटवाला कहाँ है? पाकिस्तान में है। कोटवाला कहाँ है? पाकिस्तान में है। अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ फर्नेंस। अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ फर्नेंस मतलब यहाँ पे फर्नेंस मीन्स होता है भट्टी। देखिए यहाँ भी लिखा फर्नेंस मीन्स भट्टी। तो कहता है कोटवाला पाकिस्तान में है। कोटवाला कहाँ है? पाकिस्तान में है। यहाँ से हमें भट्टी का सबसे प्रारंभिक प्रमाण मिला है। यहाँ पे पहले ज़माने में भी भट्टी हुआ करती थी, चूड़ी तूड़ी बनाने की फैक्ट्री वह सब उस समय में हुआ करती थी। अब क्या कहता है मांड के बारे में? मांड जम्मू एंड कश्मीर। मांड कहाँ है? जम्मू एंड कश्मीर में है। मांड कहाँ है? जम्मू एंड कश्मीर में है। नॉर्दर्न मोस्ट साइट ऑफ आईवीसी, जो उत्तरी स्थल, यानी कि नॉर्दर्न मीन्स उत्तरी साइट, उत्तरी स्थल, जो उत्तरी स्थल का सबसे उत्तरी स्थल है। क्या कहता है? मंड जम्मू कश्मीर में है। मंड कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल है। यह सिंधु घाटी सभ्यता का क्या है? सबसे उत्तरी स्थल है। अब हम आगे बढ़ते हैं। दाइमाबाद। किसके बारे में जानेंगे? दाइमाबाद। दाइमाबाद महाराष्ट्र। दाइमाबाद कहाँ है? महाराष्ट्र। सदर्न मोस्ट साइट ऑफ आईवीसी, जो आईवीसी का सबसे दक्षिणी स्थल है। यहाँ ब्रॉन्ज स्कल्पचर इंक्लूड। अब चलिए हम आगे पढ़ते हैं। अदर प्रोमिनेंट साइट ऑफ आईवीसी इंक्लूड मेहरगढ़। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं अदर प्रोमिनेंट साइट ऑफ आईवीसी इंक्लूडिंग मेहरगढ़। मेहरगढ़ कहाँ है? पाकिस्तान। अदर साइट, बहुत सारे साइट के बाद जो साइट मिले थे अदर साइट, वो है पाकिस्तान, देसलपुर, गुजरात, पाबूमथ, गुजरात। क्या क्या कह रहा? देखिए मेहरगढ़ कहाँ है? पाकिस्तान में। देसलपुर कहाँ है? गुजरात में। पाबूमथ कहाँ है? गुजरात में। रंगपुर कहाँ है? गुजरात में। शिकारपुर गुजरात में। सनौली कहाँ है? यूपी में। सनौली कहाँ है? यूपी में। कुनल कहाँ है? कुनाल है हरियाणा में। कर्णपुरा कहाँ है? राजस्थान में। गनेरी वाला कहाँ है? गनेरी वाला पंजाब में है। क्या क्या कहता है? वो सब जो अदर साइट सब जो था आईवीसी के बाद जो भी साइट खोजा गया, वो अदर साइट ये सब कहाँ कहाँ उसके बारे में बताया गया। ये सब कहाँ? सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख साइट है। जैसे अन्य प्रमुख सिंधु घाटी सभ्यता, मतलब अन्य प्रमुख सिंधु घाटी सभ्यता में क्या क्या है आईवीसी स्थलों में? मेहरगढ़ पाकिस्तान में है। देसलपुर गुजरात में है।
पाबूमथ गुजरात में है, रंगपुर गुजरात में है, शिकारपुर गुजरात में है, सनौली उत्तर प्रदेश में है, कुनाल हरियाणा में है, कानपुरा यानी कि कर्णपुरा राजस्थान में है, गनेरीवाला कहाँ है, पंजाब में है। ये आदि शामिल है। ये सब किस में शामिल है? तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में शामिल है। अब उसके बाद देखिए निम्नलिखित साइट सब क्या क्या है उसके बारे में हम जानते हैं। ठीक है, तो पोर्ट्स यानी कि बंदरगाह, पतन, पोर्ट्स मीन्स होता है बंदरगाह। यहाँ भी लिखा है पोर्ट्स, पतन या बंदरगाह। ठीक है, पोर्ट्स ऑफ आईवीसी मतलब वो बंदरगाह कौन कौन जगह में है, जैसे कि मतलब पोर्ट्स है आईवीसी का लोथल, काज, कोट, बाला, कुंतसी, रंगपुर, सुरकोटदा ईटीसी। क्या है? सुरकोटदा ईटीसी। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता के पतन पोर्ट्स क्या क्या है, और सिंधु घाटी सभ्यता का पतन कौन कौन सा पतन हुआ था? तो सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन, आईवीसी के पतन के बंदरगाह। बंदरगाह मीन्स होता है पोर्ट्स या डॉकयार्ड जो कहिए। ये बंदरगाह है जहाँ से समुद्र से व्यापार होता है, बंदरगाह तो वही होता है। ठीक है, लोथल कहाँ कहाँ है? तो लोथल में है, काज में है, कोटबाला में है, कुंतासी में है, रंगपुरा है, सुरकोटदा है, ईटीसी। ये इतनी सभी जगह क्या है? बंदरगाह है। अब आगे हम बढ़ते हैं। क्या कर रहा है? सम अदर इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। अब क्या कहता है? कुछ अन्य महत्वपूर्ण बातें, इम्पोर्टेंट्स पॉइंट्स, महत्वपूर्ण क्या बिंदु। तो पहला में है द लापिस लजुली डिपॉजिट्स हैव बीन फाउंड एट सारे शंग। क्या कहता है? सारे शंग इन बदखां अफगानिस्तान। कहाँ है वो? अफगानिस्तान में। लापिस लाजुली यानी कि लाजवर्ड, तो हम पहले भी बता चुके हैं आपको पिछले क्लास में कि लापिस लाजुली मीन्स होता है लाजवर्ड यानी कि नीले रंग का पत्थर। जो लापिस लाजुली के भंडार मतलब भंडार था वहाँ पे बहुत सारा वहाँ पे मिला था, वो था बदख्शां अफगानिस्तान में सार शंग में पाया गया था। अफगानिस्तान में कोई जगह है, अफगानिस्तान में एक जगह है जिसका नाम है क्या? सारे संग। अफगानिस्तान में एक जगह है जिसका नाम है सारे संग। वहाँ से हमें क्या मिला था? लापिस लजुली लाजवर्ड मिला था। और अब उसके बाद कहता है यूज ऑफ सिनेवर। क्या कहता है? यूज ऑफ सिनेवर टू प्रोड्यूस लिपस्टिक हैज बीन फाउंड इन चहुंद्रो। फाउंड इन चहुंद्रो। लिपस्टिक बनाने का प्रमाण कहाँ मिला था? तो चहुंद्रो में मिला था। तो देखिए कहता है कि लिपस्टिक बनाने के लिए सिंदूर सिनेवार के उपयोग का प्रमाण चहुंद्रो में मिला है। कहाँ मिला है? चहुंद्रो में। अच्छा यहाँ पे आया है सिनेवर। सिनेवर कहिए, सिनेवर कहिए, ये नया वर्ड आया है। क्या आया है नया वर्ड? सिनेवर। सिनेवर होता क्या है? तो सिनेवर एक मर्क्यूरिक होता है, मर्क्यूरिक सल्फाइड होता है, या एक नेचुरल होता है।
नेचुरल खनिज होता है जो सिंदूर उंदूर या लिपस्टिक बनाने में उसका यूज होता है। वो पारा टाइप से होता है, वो एक चमकीला पदार्थ होता है। क्या होता है? एक चमकीला पदार्थ होता है, चमकता है, जिसका यूज लोग सिंदूर बनाने में, लिपस्टिक बनाने में यूज करते हैं। तो अभी से ही नहीं, ये हड़प्पा सभ्यता के ज़माने से ही सभी लोग इसको यूज करते आ रहे हैं। अब क्या कहता है, अब आगे देखते हैं क्या कहता है। रिमेन्स ऑफ राइनोसोरस, क्या कहता है? राइनोसोरस हैव बीन फाउंड इन आमरी। राइनोसोरस कहाँ मिला था? वो आमरी में मिला था। तो कहता है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, एक गेंडे का अवशेष आमरी में पाए गए। किस में पाए गए अवशेष? आमरी में। किसके? तो गेंडे के। ये सारे सब कुछ याद रखना है, ये सब एग्जाम में आता है यूपीएससी के लिए। उसके बाद हो कहा गया, फिर दूसरा पॉइंट है, उसके बाद चौथा पॉइंट है एविडेंस ऑफ सिंदूर नौशेरो। एविडेंस ऑफ किसका मिला है? सिंदूर नौशेरो का। तो सिंदूर नौशेरो का साक्ष्य मिला है। यहाँ से हमें हड़प्पा सभ्यता से सिंदूर नौशेरो का क्या मिला है? साक्ष्य मिला है। उसके बाद मिला है स्पेशलाइज्ड सेंटर्स फॉर मेकिंग सेल ऑब्जेक्ट हैव बीन फाउंड इन बालाकोट। कहाँ मिला है? बालाकोट में। बालाकोट में हमें क्या मिला है? तो सीप की वस्तु मिली है। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है हिंदी में, सीप की वस्तुओं को बनाने के लिए विशेष कृषि केंद्र बालाकोट में पाया गया है। कहाँ पाए गए हैं? तो वो बालाकोट में पाए गए। बालाकोट में किस चीज़ की वस्तु बनी हुई थी? तो वो सीप की वस्तु बनी हुई थी। किस चीज़ की वस्तु थी? तो सीप की। अब आइए हम पढ़ते हैं किसके बारे में। पढ़ते हैं चोलिस्तान रोही कल्चर एंड डिजास्टर फोर्स। किसके बारे में पढ़ेंगे? चोलिस्तान रोही कल्चर एंड डिजास्टर फोर्स के बारे में पढ़ेंगे। कहता है द चोलिस्तान, क्या कहता है? द चोलिस्तान डिजार्ट ऑफ रोही is situated in the western part of the Thar desert। चोलिस्तान कहाँ है? वो थार मरुस्थल में है। And it was once land on the bank of हड़क्का रिवर। किस रिवर पर है? तो हड़का रिवर पर है। It was a part of the Indus Valley culture। यह किसका कल्चर है? तो इंडस वैली कल्चर का पार्ट है। And settlement existed, क्या कहता है? सेटलमेंट existed from around 4000 BC to around 600 BC। कब से कब तक है ये? 4000 BC अराउंड टू 600 BC, कि BC चल रहे हैं हम लोग। तो कहता है, अब आगे हिंदी में हम समझते हैं इसको। अब समझते हैं क्या? चोलिस्तान रोही संस्कृति और रेगिस्तानी किले हैं। चोलिस्तान क्या है? रोही संस्कृति, रेगिस्तानी किले हैं। ठीक है। चोलिस्तान रेगिस्तान या रोही थार यानी कि रेगिस्तान जो है थार है। सबसे बड़ा डिजर्ट कौन सा है? थार डिजर्ट। रेगिस्तान के पश्चिमी भाग में स्थित है। यह किसके पश्चिमी भाग में है? रेगिस्तान के पश्चिमी भाग में स्थित है। यह कभी हकड़ा नदी के किनारे बसा हुआ था। किस नदी के किनारे बसा हुआ था? तो हकड़ा नदी के किनारे बसा हुआ था। चोलिस्तान किस नदी के किनारे बसा हुआ था? तो हकड़ा नदी के किनारे बसा हुआ था।
यह सिंधु घाटी संस्कृति का एक हिस्सा था। यह सिंधु घाटी संस्कृति का क्या था? एक हिस्सा था। और यहाँ की बस्तियां लगभग, यहाँ की जो बस्तियां थी वो लगभग 4000 ईसा पूर्व से लेके 600 ईसा पूर्व तक की मौजूद थी। यानी कि 4000 से लेकर के 6000 ईसा पूर्व तक इसका साक्ष्य क्या था? मौजूद था। अब हम आगे बढ़ते हैं, तो आइए हम पढ़ते हैं इसके बारे में। चोलिस्तान में क्या क्या और सब मिला है। तो सेवरल रिमार्केबल सर्विंग मेडिवल्स, क्या कहता है? मेडिवल्स फोर्ट्स हैव बीन फाउंड इन चोलिस्तान। क्या कहता है? चोलिस्तान डिजर्ट, लैंडस्केप एंड देरावड़ फोर्ट इज द वन सच सर्विंग example. Derawar fort was constructed in the 9th century. क्या कहता है? क्या करा है? देरावर जो है वो कब से कब आया था? वो 9th सेंचुरी में ही आया था। बाय राजपूत रूलर, किसके द्वारा आया था? तो राजपूत शासक के द्वारा इसको लाया गया था। राय जजा, क्या करा? राय जजा भट्टी, राय जजा भट्टी मोस्ट ऑफ द मैच्योर्ड, क्या करा? मोस्ट ऑफ द मैच्योर्ड हड़प्पन साइट इन चोलिस्तान had been abandoned around 800 BC. क्या कहता? चोलिस्तान रेगिस्तान परिदृश्य में कई उल्लेखनीय जीवित मध्यकालीन किले पाए गए हैं। चोलिस्तान में मध्यकालीन के कई मतलब किला पाए गए जो जीवंत लग रहा है, जो लगता है कि अब बोल पड़ेगा। और देरावड़ किला एक ऐसा ही, देरावड़ किला एक ऐसा ही जीवित उदाहरण है। चोलिस्तान का जो देरावड़ किला है वह इसी का उदाहरण है कि वह देखने में एकदम जीवित लगता है, लगता है कि अब वो हम लोग से कुछ बोल देगा, कुछ कह देगा। देरावड़ किला 9वीं शताब्दी ईस्वी में राजपूत शासक जज्जा भट्टी द्वारा बनाया गया था। किसके द्वारा बनाया गया था देरावड़ किला? वो राजपूत के जज्जा भट्टी द्वारा बनाया गया। राजपूत शासक का जो जज्जा भट्टी था ना, उसके द्वारा बनाया गया था। चोलिस्तान में अधिकांश परिपक्व हड़प्पा स्थल, चोलिस्तान में अधिकांश परिपक्व स्थल लगभग 1800 ईसा पूर्व में त्याग दिए गए थे। चोलिस्तान में जो बहुत सारा जो था परिपक्व हड़प्पा स्थल जो था सो 1800 ईस्वी में त्याग दिए गए थे, यानी कि छोड़ दिए गए थे। 1800 ईस्वी में इन सबको क्या किया गया था? छोड़ दिया गया था। अब हम आगे पढ़ते हैं, ठीक है। अब हम आगे जानते हैं शिकारपुरा रंगनाथ राव क्या करा? शिकारपुरा रंगनाथ राव 1922-2013 यानी कि कह रहा है 1922 से लेकर 1913 तक की कहानी हमें बता रही है। तो डॉक्टर SR राव क्या करा? डॉक्टर SR राव यानी शिकारपुरा, S मीन्स शिकारपुरा, R मीन्स रंगनाथ, R मीन्स राव। शिकारपुरा रंगनाथ राव was eminent Indian archaeologist who
डिस्कवर्ड सेवरल हड़प्पन साइट इंक्लूडिंग, उसके द्वारा जो खोजा गया था रंगनाथ राव के द्वारा, तो बहुत सारे साइट इसमें इंक्लूड थे, बहुत सारे साइट इसमें शामिल थे। जैसे लोथल, क्या था लोथल 1957, क्या सब था लोथल 1957 में खोजा गया था। किसके द्वारा? तो एस राव के द्वारा। किसके द्वारा? एस आर राव के द्वारा खोजा गया था। एंड बेट द्वारका इन गुजरात, बेट द्वारका क्या है, कहाँ है? गुजरात में। ही कंपेयर्ड द इंडस स्क्रिप्ट विथ द फेनोसियन अल्फाबेट, with the Phoenician alphabet. Rao also led the excavation at several crucial historical sites including Rangpur, Hanoor, Aihole, etc. कहाँ कहाँ साइट वो सब? रंगपुर, हनूर, एहोल, etc. क्या सब है? एहोल, etc. अब हम इसको हिंदी में समझते हैं। शिकारपुरा रंगनाथ राव क्या करा? शिकारीपुरा रंगनाथ राव 1922 से 1913, 2000 रंगनाथ राव 1922 से 2013 में खोजा गया था। किसके द्वारा? तो डॉक्टर एस आर राव एक प्रख्यात भारतीय पुरातत्वविद थे। एक प्रख्यात क्या थे? वो आर्कियोलॉजिस्ट थे, यानी पुरातत्वविद थे, जिन्होंने लोथल क्या क्या ढूंढे थे? लोथल 1957 में और गुजरात में बेट द्वारका। गुजरात में क्या खोजे थे? बेट द्वारका सहित कई हड़प्पा स्थलों की खोज की थी। बताए थे कि बहुत सारे हड़प्पा स्थल की उन्होंने खोज की थी। तो जिसमें क्या था? लोथल 1957 में खोजा गया था और गुजरात में क्या खोजा गया था? बेट द्वारका। क्या खोजा गया था? गुजरात में एक नया नाम क्या आ गया? बेट द्वारका। उन्होंने सिंधु लिपि की तुलना किससे की थी? फोनीशियन वर्णमाला, फोनीशियन अल्फाबेट से की थी। फोनीशियन अल्फाबेट। रॉन ने रंगपुर, हनूर, एहोल आदि सहित कई महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थलों पर उत्खनन का भी नेतृत्व किया। बहुत सारे ऐतिहासिक स्थल को भी उन्होंने खोजा। बहुत सारे इम्पोर्टेंट साइट को खोजा। किसने खोजा? तो रंगनाथ राव ने खोजा था। किसने खोजा था? रंगनाथ राव ने। अब हम आगे जानते हैं, देखिए क्या जानते हैं। आर्किटेक्चर इन द हड़प्पन सिविलाइजेशन। अब आर्किटेक्चर के बारे में जानते हैं। हड़प्पा सिविलाइजेशन में आर्किटेक्चर क्या था? द रिमेन्स ऑफ हड़प्पन एंड मोहनजोदड़ो रिवेल a remarkable sense of टाउन प्लानिंग। इसका क्या प्लान था? वास्तुकला का सबसे प्लानिंग था टाउन प्लानिंग, शहर नियोजन। क्या था? टाउन प्लानिंग। द टाउन वेयर laid out in rectangular grid पैटर्न। किस पैटर्न पे था ये? रेक्टेंगुलर ग्रिड पैटर्न पे था। द रोड्स
रन इन नॉर्थ टू साउथ एंड ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन। ये किस किस डायरेक्शन में था? रोड का जो डायरेक्शन था, रोड पे चलने के लिए जो डायरेक्शन था, रन मीन्स चलना दौड़ना, चलने के लिए जो डायरेक्शन था वो किस किस डायरेक्शन में था? तो वो था नॉर्थ साउथ। किस किस में था? नॉर्थ साउथ एंड ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में था। एंड कट ईच अदर एट राइट एंगल्स। किस पर था वो? राइट एंगल्स, समकोण पे था। अब आइए हम इसको हिंदी में समझते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में वास्तुकला, हड़प्पा सभ्यता में वास्तुकला क्या सब थी, कैसे कैसे वहाँ का रोड था, घर था, उसके बारे में हम जानते हैं। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के अवशेष नगर नियोजन की एक उल्लेखनीय समझ को प्रकट करते हैं। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के जो अवशेष थे, जो खुदाई करने के बाद जो प्राप्त हुए थे, उससे हमें यह प्रमाण मिला कि उस समय का जो नगर था ना, वो नगर नियोजन था, यानी प्लानिंग के साथ बनाया गया था कि उस समय के कैसे होते थे। कस्बों को आयताकार ग्रिड पैटर्न में बिछाया गया था। वहाँ पे जो छोटे छोटे घर, कस्बा मीन्स घर ही होता है, मकान सब जो था वो उसको आयताकार ग्रिड पैटर्न में बिछाया गया था। सड़कें उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम दिशा में चलती थी। पहले भी बताएं, सड़क जो है वो किस किस दिशा में चलती थी? तो उत्तर दक्षिण किस में चलती थी? उत्तर और दक्षिण में। उसके बाद पूर्व और पश्चिम में चलती थी, जो एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। किस कोण पे काटती थी? वो एक दूसरे को समकोण पे ही काटती थी। अब देखिए कि ये किस किस टाइप से थी। जो हड़प्पा सभ्यता के जो नियोजन थे, बनाए गए थे ग्रिड प्रणाली पर, वो किस किस टाइप के थे? तो वो थे मेनली 3 टाइप्स ऑफ बिल्डिंग्स हैव बीन फाउंड इन द एक्सकवेशन साइट। कितने टाइप के वो पाए गए थे? 3 टाइप के। कितने टाइप के? 3 टाइप के। ड्वेलिंग हाउस, पब्लिक बिल्डिंग्स, क्या सब मिला? ड्वेलिंग हाउस, पब्लिक बिल्डिंग एंड पब्लिक बाथ्स। और क्या मिला? पब्लिक बाथ्स मिला। द हड़प्पन्स यूज्ड बर्न मड ब्रिक्स। हड़प्पन किस ईंट का यूज करते थे? बर्न मड ब्रिक्स, यानी कि पके हुए मिट्टी के ईंटे, उसका यूज करते थे। ऑफ स्टैंडर्डाइज डायमेंशन फॉर द पर्पस ऑफ कंस्ट्रक्शन। इसका जो डायमेंशन था, उसका जो पर्पस था, किस कंस्ट्रक्शन में था, वो था कि मेनी लेयर्स, वो कितने बहुत सारे लेयर्स में हुआ करते थे। वेल बेक्ड ब्रिक्स वेयर लेड आउट। वेल क्या करा? वेल बेक्ड मतलब अच्छी तरह से पकी हुई मिट्टी का वो बनाते थे, ले आउट। एंड द ज्वाइंट टुगेदर यूजिंग जिप्सम मोटर। और वो किस चीज का यूज करते थे? तो जिप्सम का यूज करते थे, एक दूसरे को अटैच करने के लिए, एक दूसरे को टुगेदर अटैच, एक दूसरे को अटैच करने के लिए, ज्वाइंट करने के लिए वो जिप्सम का यूज करते थे। देखिए अब हम इसको हिंदी में समझते हैं कि मुख्यतः हड़प्पन सिविलाइजेशन कितना मुख्यतः 3 प्रकार की इमारतें खुदाई स्थल पर पाई गई थी। जब वो स्थल को खोदा गया, निकाला गया, तो उसमें मुख्य रूप से 3 तरह के इमारतें पाई गई थी, जिसमें था कि एक आवासीय घर, ड्वेलिंग हाउसेस, सार्वजनिक इमारतें, कौन कौन था? पब्लिक बिल्डिंग्स, सार्वजनिक इमारतें, और सार्वजनिक स्नान गृह, पब्लिक बाथ्स। क्या सब थे? 3 तरह के। वो जो साइट खोजा गया तो 3 तरह के स्थल मिले। वो क्या क्या था? तो एक था आवासीय घर, एक था सार्वजनिक इमारतें, और एक था सार्वजनिक स्नानगृह, नहाने का जगह।
हड़प्पावासी निर्माण के उद्देश्य से मनाकृति आयामों वाली जली हुई मिट्टी की ईंटों का उपयोग करते थे। वो जो मन आकृति का जो होता था, मनाकृति मीन्स मन आकृति का जो होता था, उसमें किस मिट्टी का यूज करते थे? तो जली हुई मिट्टी की ईंटों का यूज करते थे, जो अच्छी तरह से पकी हुई ईंटों का एक परत बिछाया गया था। वो ईंटा किस तरह से था? वेल मेक्ड था, वेल वेक्ड ब्रिक्स था, यानी अच्छी तरह से पकी हुई मिट्टी थी, ईंटें थी। और फिर जिप्सम गाड़े का उपयोग एक साथ जोड़ा गया था। जिप्सम गाड़े का यूज एक साथ मिट्टी ईंटे को ईंट से जोड़ने के लिए जिप्सम गाड़े का यूज किया गया था। किसका यूज किया गया था? वो जिप्सम गाड़े का यूज किया गया था। अब आगे जानते हैं कि क्या क्या हुआ था। आगे जानते हैं क्या क्या हुआ था। The city was divided into 2 parts. सिटी कितने भाग में बटे हुए थे? तो 2 भाग में। And upraised citadel and the lower parts of the city. And upraised citadel in the western part. Citadel किसका पार्ट था? वेस्टर्न पार्ट। Was used for constructing building, यानी कि बिल्डिंग को बनाने के लिए, of large dimension such as granaries, large dimension such as granaries, यानी कि विशाल अन्नागार। एडमिनिस्ट्रेटिव प्रशासनिक बिल्डिंग, एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग, पिलर्ड हॉल एंड कोर्टयार्ड। क्या सब था उस समय जब बनाया गया था? तो उस समय था ग्रैनरीज था, एडमिनिस्ट्रेटिव था, उसके बाद पिलर हॉल था, कोर्टयार्ड था। ये सब उस समय बनाया गया था। Some of building in the citadel might have been the residence, क्या खड़ा? Residence of the rulers and aristocrats, क्या खड़ा है? Aristocrats. However, Indus Valley civilization site do not have large mountainal, यह एक बड़ा मोंटेला नहीं था। स्ट्रक्चर सच एज, क्या कहता है? स्ट्रक्चर सच एज। अब इसको हिंदी में समझते हैं कि ये क्या कहना चाह रहा है, ठीक है? तो इसके बारे में, हड़प्पा सभ्यता के बारे में हिंदी में समझते हैं कि शहरों को 2 भागों में विभाजित किया गया था। उस समय शहर को कितने भाग में विभाजित किया गया था? 2 भाग में। एक ऊंचा उठा हुआ गढ़, सिटाडेल, सिटाडेल मीन्स गढ़ है। एक ऊंचा उठा हुआ गढ़, और शहर का निचला हिस्सा और एक नीचे का हिस्सा। शहर का जो एक शहर का ऊपर हिस्सा हो गया, एक शहर का नीचे का हिस्सा हो गया था, ठीक है। पश्चिमी भाग में स्थित एक ऊंचे उठे हुए गढ़ का उपयोग बड़े आयामों की इमारतों के निर्माण के लिए किया जाता था। किसके लिए किया जाता था? इमारतों के निर्माण के लिए किया जाता था। और अविभाजित वर्ग का निवास स्थान हो सकती थी। जो क्या हो सकती थी? वो अविभाजित वर्ग का क्या हो सकता था? निवास स्थान हो सकता था। हालांकि however, सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों में बड़ी स्मारकीय संरचनाएं जैसे कि नहीं है, बड़े इमारतों की संरचना में नहीं है, ठीक है।
अब हम आगे पढ़ते हैं इसके बारे में, उस समय और क्या क्या सब था, हड़प्पा सभ्यता के समय क्या सब था उसके बारे में हम और जानते हैं। क्या था? टेम्पल्स और प्लेसेस फॉर रूलर्स। क्या सब था? टेम्पल और प्लेसेस फॉर रूलर्स अनलाइक द इजिप्शियन। इजिप्ट का जो आदमी था इजिप्शियन एंड मेसोपोटामिया, इजिप्ट और मेसोपोटामिया का था सिविलाइजेशन। ये दोनों सिविलाइजेशन किस किस का था? इजिप्शियन और मेसोपोटामिया का था। द ग्रैंडरीज वेयर इंटेलिजेंटली डिजाइंड, मतलब बहुत आधुनिक तरीके से, मतलब चालाकी से, इंटेलिजेंट मतलब सुयोग्य से उसको डिजाइन किया गया था। विथ स्ट्रेटेजिक एयर डक्ट एंड राइज्ड प्लेटफॉर्म्स। क्या करा? राइज्ड प्लेटफॉर्म्स which helped in storage of grains and production from pears। क्या पढ़ा कि जो है ये जो बनाया गया था, या मतलब अनाज को जो भंडार करने के लिए बनाया गया था, और उसमें कीटों को से कैसे बचाया जा सकता है उसके लिए भी बनाया गया था। तो यहाँ पे कहता है कि मंदिरों या शासकों के लिए महलों का निर्माण नहीं किया गया था। उस समय कोई मंदिर का निर्माण नहीं हुआ था और महलों का भी निर्माण नहीं किया गया था कि कोई शासक वहाँ पे रह सके। जो मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यताओं से अलग थी, जो मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यता से अलग थी। हो सकता है कि मिस्र और मेसोपोटामिया में शासक होंगे, मंदिर होगा, लेकिन उस हड़प्पा सभ्यता में वो सब नहीं था, जो कि उससे अलग बताया जा रहा है, अलग था। ये सब मानने की चीज़ है। अनाज के भंडार के ग्रैनरी को रणनीतिक रूप से वायु नलिकाओं एयर डक्ट्स और एयर डक्ट्स थे और ऊंचे चबूतरे, और उस समय ऊंचे चबूतरों का निर्माण था। रेस्ड प्लेटफॉर्म यानी कि ऊंचे चबूतरे के साथ बुद्धिमानी से डिजाइन किया गया था। ऊंचे चबूतरों के साथ इसको किससे डिजाइन किया गया था? इंटेलिजेंस यानी कि बुद्धिमानिक तरीकों से डिजाइन किया गया था, जिसने अनाज के भंडारण, यहाँ होना चाहिए, जिसमें अनाज के भंडारण और कीटों से सुरक्षा में मदद की जा सकती थी। और इसको बनाने का पर्पस यही था कि जो अनाज जो था, ग्रैनरीज जो था, उसको कीट से सुरक्षा प्रदान किया जा सकता था, सुरक्षा मिल सकती थी। सुरक्षा के लिए ये सब बनाया गया था। तो आइए हम आपको बता दें, तो वो जो हम पढ़े हुए थे, तो वो सब देखिए क्या सब था उस समय, कैसा कैसा साइट मिला था। ये था एक सिटाडेल था, जो इसका ये हायर पार्ट है। क्या है? ये हायर पार्ट है, और ये है कि लोअर सिटी है, और सिटाडेल एंड लोअर सिटी ये जो है सो ये है, ये हायर पार्ट है सिटाडेल का, और ये जो है सो लोअर पार्ट है, और ये जो है वो सिटाडेल का लोअर सिटी है। किस डेल का है? तो सिटाडेल यानी कि गढ़ का वो लोअर सिटी है। तो आई थिंक बच्चों, आई होप कि मेरा ये वीडियो आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके, बाय बाय, थैंक यू।